गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम असिस्टेंट प्रोफेसर जादव एस और डी के शिंदे कॉलेज ऑफ एजुकेशन गडिंग्लज एफिलेटेड टू शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापूर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर और यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर के तहत ऑनलाइन आरसी इन इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो रिफ्रेशर कोर्स है उसके लिए जो IKS सेमिनार, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर जो सेमिनार लेना है उसके लिए जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन है। संस्कृति, जिसे हम संस्कृति और शिक्षा कहते हैं। संस्कृति और शिक्षा का जो घनिष्ठ संबंध है वो सर्वविविध है। संस्कृति में संस्कृति संरक्षण और संस्कृति संचरण की शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है या शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य इन्हें माना गया है। शैक्षणिक जो समाजशास्त्र है उस शैक्षणिक समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के दो प्रमुख कार्य बताए गए हैं। इन कार्यों के संदर्भ में ही संस्कृति और शिक्षा के बीच को हमें जो संबंध है वो समझाया गया है। लेकिन इस रिश्ते को लेकर बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं वो भी हमें दिखाई देती है। संस्कृति और शिक्षा का जो संबंध है वो किस तरह से होना चाहिए, इस संबंध पर प्रकाश डालना बहुत ही जरूरी है। संस्कृति का जो व्यवहारिक अर्थ हमें बताया गया है या दिखाई देता है वो किस प्रकार है। देखो, व्यवहार में हम सभी संस्कृति शब्द का जो नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं या उसका जो तात्पर्य स्वरूप हम उसका जो वापर करते हैं वो बहुत ही सीमित हमें दिखाई देता है। हमारे अनुसार एक सभ्य व्यक्ति या समाज का अर्थ वह है जिसके पास अच्छा जीवन स्तर, अच्छी शिक्षा, अच्छी आर्थिक स्थिति, अच्छी सामाजिक स्थिति एवं उसका पोशाक, उसका खाना पीना, उसका उचित शिष्टाचार का पालन, बोलने और व्यवहार की उसको अच्छी आदतें, अच्छी भाषा, कलात्मक साध और इन समृद्ध निकोषों के आधार पर हम उस व्यक्ति को सुसंस्कृत मानते हैं। लेकिन इस विशेषताओं से व्यक्ति हमें सभ्य या असभ्य है इसके बावजूद हम कोई भी यथार्थ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हमारा सिर्फ फोकस जो रहता है वो व्यक्ति की जो बाहरी फीचर से या उसके जो दिखावा है उस पर हम ज्यादातर ध्यान देते हुए नजर आते हैं। बेशक संस्कृति की ये अवधारणा व्यवहार में आम होने के बावजूद स्वभाव से बहुत ही संकीर्ण और अवैज्ञानिक है, इसीलिए इसके बारे में हमें सोचना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि बाहर के व्यक्ति के जो लक्षण है उन लक्षणों के आधार पर हम व्यक्ति को सुसंस्कृत नहीं ठहरा सकते। इसीलिए संस्कृति का जो शास्त्रीय जो आधार बताया गया है या उसका जो शास्त्रीय परिभाषा बताई गई है वो कौन सी है। कई समाजशास्त्रीय और मानव विज्ञानियों ने संस्कृति शब्द की परिभाषा करते हुए प्रकृति द्वारा समझाने का जो प्रयास किया है। कल्चर शब्द का पर्यायी अंग्रेजी शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृति की अवधारणा में व्यक्ति या समाज के सभी अंग शामिल होते हैं, जैसे कि उसका आध्यात्मिक अंग हो, उसकी धार्मिक विचारधारा हो और उसके जो दर्शन से लेकर दैनिक प्रथाएं, उसका शिष्टाचार, उसका रहन सहन, खान पान, पोशाक, कुछ बातें संस्कृति में निश्चित तौर पर शामिल होती है। लेकिन कला, साहित्य, विभिन्न रीति रिवाज, परंपराएं, विचार, मान्यताएं, मूल्य सभी संस्कृति के मूल तत्व माने गए हैं। मानव विज्ञानी जो है A.B. टेलर ने संस्कृति की जो परिभाषा हमें बताई गई है, जो टेलर कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा
अर्जित अन्य क्षमताओं और आदतों शामिल है। टेलर ने जिन बाबियों को ध्यान में रखकर ये परिभाषा बनाई गई है उसमें वो नैतिकता, उसके जो बाह्य लक्षण है उसी के साथ भी नैतिकता, कला, विश्वास, इन बातों को वो बहुत ही महत्व देता हुआ हमें दिखाई देता है। उसके बाद जो ब्राउन जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने या वो जो शैक्षणिक समाजशास्त्रज्ञ हैं उन्होंने संस्कृति की जो परिभाषा बताई गई है वो कहते हैं कि संस्कृति समूह का वह कुल व्यवहार या पैटर्न है जो आंशिक रूप से प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों भौतिक वातावरण द्वारा या वातानुकूलित है। जैसे कि भौतिक जो परिवेश है, भौतिक परिवेशों में हमने पहले ही देखा कि उसके जो बाह्य लक्षण है वो बाह्य लक्षण उसके भौतिक परिवेश में आते हैं और जिसको जो वातावरण या मानविक जो वर्तन है उसमें उसकी नैतिकता, उसका शिष्टाचार, उसके जो मूल्य है, उसके जो आधार है, उसकी जो नैतिकता है, ये सभी बातें उसमें शामिल होती हुई दिखाई देती है। जैसे कि दृष्टिकोण, मूल्यों और आदतों द्वारा जिन समूहों द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें विकसित होना आवश्यक है। अन्य वैज्ञानिकों को भी लगभग ये अर्थ वाली परिभाषा है, उन सबको यह देना जरूरी नहीं है। इन सबका तात्पर्य यह है कि संस्कृति एक अत्यंत व्यापक और समावेशी शब्द है जो परिवर्तन के सभी तत्वों के द्वारा शामिल, इसमें सभी के जो निकष है वो या वैशिष्ट्य वो बदलते हुए हमें दिखाई देती है। जो अभी आगे जाकर जो संस्कृति की जो एक सच्ची अवधारणा जो है वो कौन सी है, जैसे कि हालांकि में ही संस्कृति की जो उपरोक्त परिभाषा जो प्रकृति में जो शास्त्रीय परिभाषा जो हमने देखी उसमें बहुत ही व्यापक रूप से हमें ये कहा गया है कि संस्कृति की जो व्याख्या करते समय जो अलग विचार दिया है, मेरिल और एंड्रिल्स कहते हैं कि संस्कृति का जो मूल आधार मनुष्य के दिमाग में पाया जाता है, बाहरी अभिव्यक्तियों में नहीं। विचार ही संस्कृति की वास्तविक नींव है। वैज्ञानिक रोबर ने संस्कृति के 3 स्तर सुझाए हैं या 3 स्तर जो बताए गए हैं उसमें वो भौतिक उपकरण, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन तीनों स्तरों को वो महत्वपूर्ण स्थान देता हुआ हमें दिखाई देता है। भौतिक उपकरणों में वो कहता है कि जो वस्तुएं या उपकरण है वो सभी भौतिक स्तर पर उसका जो स्थान है वो हमें दिखाई देता है। सामाजिक जो स्तर बताया गया है तो सामाजिक स्तर में जो सामाजिक जीवन की जो आचरण, प्रथा है, रीति रिवाज, परंपरा, ये सभी शामिल सामाजिक स्तर में हमें दिखाई देती है। और जो अंतिम स्तर बताया गया है वो आध्यात्मिक, इसमें हमें दर्शन, धर्म, कला, जीवन मूल्य आदि शामिल होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए जो तीसरा आध्यात्मिक स्तर है ये आध्यात्मिक स्तर संस्कृति का सच्चा स्तर माना गया है। संस्कृति सुधार या सभ्यता नहीं है। इसके बारे में जो यहाँ पे हमें जो वर्णन मिलता है वो देखो किस प्रकार है। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों शब्द हम पर्यायवाची रूप से प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग में लाते हैं। सभ्यता अक्सर मराठी में एक वैकल्पिक शब्द है जिसका अर्थ सुधार या सभ्यता ऐसा नहीं है। शब्द पूरी तरह से सही है लेकिन इसका उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर प्रचलित संस्कृति और सुधार एक चीज हमें नहीं मान सकते, क्योंकि सुधार में भौतिक पहलू शामिल हुआ हमें दिखाई देता है और सभ्यता में जो हमारा आध्यात्मिक स्तर की जो विचारधारा है वो आध्यात्मिक स्तर की विचारधारा हमें सभ्यता में दिखाई देती है। इसीलिए संस्कृति का संबंध मनुष्य के मन, बुद्धि, आत्मा, विचारों और मूल्यों से जुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। बौद्धिक और आध्यात्मिक भागों की जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति बाहर से देहाती को देखकर हम वो
ध्यान में नहीं ला सकते।